नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। इसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है, पर इस पर बहस भी खूब हुई है। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। हमारे पास इसकी कई समीक्षाएं और विश्लेषण हैं, तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझेंगे कि भाई इस किताब के कौन से विचार वाकई काम के हैं और कहाँ सवाल उठते हैं। सही कहा। और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है, वो कियोसाकी के दो पिताओं वाली कहानी। हाँ, वही। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से थोड़े परेशान, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। जी। और उनकी सोच पारंपरिक थी, भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर एक सफल उद्यमी, वो थे अमीर डैड। और पैसे को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ, और ये जो फर्क है दोनों में, वही किताब की बुनियादें है ना। ये सीधा हमारी पारंपरिक शिक्षा पर ही सवाल उठा देती है। बिल्कुल। कि क्या स्कूल कॉलेज हमें वो सिखाते हैं जो असल जिंदगी में पैसे के लिए जरूरी है? तो फिर ये जो अमीर डैड हैं, उनकी सोच का निचोड़ क्या है? मुख्य बात क्या है? देखिए, मूल मंत्र सोच का ही फर्क है। गरीब डैड का मानना था पैसे के लिए मेहनत करो, अच्छा। जबकि अमीर डैड सिखाते थे पैसे से अपने लिए काम करवाओ। सुनने में तो आसान लगता है ये। हाँ, पर यह सोच में जमीन आसमान का अंतर ले आता है। बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, तो फिर बात यह समझने की है कि पैसा बढ़ता कैसे है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं। अच्छा, ये पैसे से काम करवाना, इसी से जुड़ा है वो संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये शायद किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, मैंने भी सुना है। किताब कहती है कि अमीर बनने का राज इसी फर्क को ठीक से समझने में छुपा है। संपत्ति मतलब एसेट, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम ना कर रहे हो। हाँ, भले ही आप सक्रिय रूप से काम ना करें। जैसे किराए पर दिया घर, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या किसी बिजनेस से आता मुनाफा, ये पैसा लाते हैं। और देनदारी, लायबिलिटी, वो ठीक इसका उल्टा, वो चीजें जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती हैं। जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या मान लीजिए कोई बड़ा घर जिसका लोन बहुत ज्यादा हो। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग देनदारियों को संपत्ति समझकर खरीदते रहते हैं, और इसीलिए वो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। हाँ, और इसी सोच से जुड़ी है वो चूहा दौड़ वाली बात, रैट रेस। अच्छा, ये चूहा दौड़, ये क्या चीज है फिर? अरे वही चक्कर, कमाओ, बिल भरो, खर्चे करो और फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार करो। जिंदगी भर बस इसी दौड़ में भागते रहना, बिना आर्थिक रूप से असल में आगे बढ़े। तो अमीर डैड का रास्ता इस दौड़ से बाहर निकलने का है। बिल्कुल, और वो रास्ता है निष्क्रिय आय से, पैसिव इनकम। निष्क्रिय आय यानी वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना न पड़े, है ना? जैसे किसी किताब की रॉयल्टी। सही समझे। पर किताब एक और सलाह देती है जो थोड़ी अलग है। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? लोगों पर जल्दी कमाने का दबाव भी तो होता है। देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। किताब का तर्क ये है कि अपने करियर के शुरुआती सालों में ऐसी नौकरी चुनना बेहतर है जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सकें। जैसे बिक्री, मार्केटिंग, बातचीत करने का हुनर या निवेश के बारे में सीखना, भले ही वहां तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। अच्छा, क्योंकि ये स्किल्स बाद में काम आएंगे। हाँ, क्योंकि ये कौशल आपको भविष्य में ज्यादा पैसा बनाने या शायद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। ये लंबी दौड़ की सोच है, छोटी दौड़ की नहीं। समझ गई। तो अगर हम किताब की ताकत की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसान भाषा और कहानियों से मुश्किल वित्तीय विचारों को आम लोगों तक पहुंचाती है। बिल्कुल, और ये लोगों को जगाती है, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ये निवेश, उद्यमिता, आर्थिक आजादी जैसे विषयों से परिचय कराती है। सही कहा। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, इस पर कई सवाल भी उठते हैं, इसकी आलोचना भी होती है। हाँ, वो क्या है? सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि ये क्या करना है, ये तो खूब बताती है, पर कैसे करना है उसका कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं देती। अच्छा, मोटिवेशन तो है, पर प्रैक्टिकल गाइडेंस की कमी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और कुछ लोगों ने तो इस बात पर भी सवाल उठाया है कि ये अमीर डैड असल में थे भी या नहीं। ओह, क्या वो काल्पनिक हो सकते हैं? बिल्कुल। कई आलोचक मानते हैं कि अमीर डैड का किरदार या तो पूरी तरह काल्पनिक है या फिर कियोसाकी ने कई लोगों के अनुभवों को मिलाकर एक किरदार बना दिया है। और कोई आलोचना? जी, किताब पर यह भी आरोप है कि ये
रियल एस्टेट में निवेश पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है और उद्यमिता या निवेश के जो जोखिम है उनको थोड़ा कम करके आंकती है। कभी कभी लगता है कि ये अमीर और गरीब लोगों के बारे में थोड़ी ज्यादा ही सामान्य बातें कह देती है। हाँ, ये भी एक बिंदु है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद जी, वो एक लाइन जो शायद सबके दिमाग में रह जाती है जी, वो है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। निश्चित रूप से वो इसका सार है एक तरह से। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब कोई डिटेल्ड फाइनेंशियल गाइड बुक नहीं है, पर ये सोच बदलने वाला एक शक्तिशाली प्राइमर जरूर है। ये आपको आर्थिक आजादी की दिशा में सोचने पर मजबूर करती है, भले ही रास्ता आपको खुद खोजना पड़े। तो हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये किताब किसके लिए है? देखिए, ये किताब किसी के भी पैसे को देखने के नजरिए को चुनौती देने के लिए बहुत अच्छी है, खासकर अगर कोई अपनी आर्थिक यात्रा भी शुरू कर रहा है, जैसे युवा लोग। हाँ, ये संपत्ति बनाने और पैसिव इनकम जैसे जरूरी आइडिया से परिचय कराती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। अगर पारंपरिक शिक्षा, जैसा कि किताब दावा करती है, हमें पैसे का मैनेजमेंट सही से नहीं सिखाती और इस तरह की किताबें सिर्फ प्रेरणा देती हैं, कोई ठोस प्लान नहीं देती, तो फिर एक आम इंसान भरोसेमंद और व्यावहारिक वित्तीय सलाह के लिए आखिर कहाँ